दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। आई एम अ टीचर, मैं कहूँ कि यहाँ पर ए टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सेकंड सेंटेंस के अंदर मैंने कहा आई मेट अ टीचर, यहाँ पर ए टीचर ऑब्जेक्ट है। दैट्स इट। बट क्यों, ऐसा क्यों है? अब तीसरे सेंटेंस में देखो, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, बट ये गलत है, यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए। बट क्यों आना चाहिए? आगे देखो, वर्ब इज द हार्ट ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश का जो हार्ट है, इंग्लिश का जो दिल है, वो वर्ब है। वर्ब के बिना अगर वर्ब नहीं होंगी तो इंग्लिश बिल्कुल हिल जाएंगी। क्यों? इन सब का सवाल दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाली हूँ। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में जिक्र करने वाले हैं, यानी कि मैं आपको यहाँ ABCD तो पढ़ाने लग नहीं जाऊंगी, वो तो कॉमनली छोटी सी बातें सबको आते हैं। यहाँ पर मैं सेंटेंसेस से शुरू करूंगी, जो बेसिक बातें होती हैं इंग्लिश ग्रामर की, वो मैं आज आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ, और भी जितना बचेगा वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहले आता क्या है? सेंटेंस। वैसे तो सबसे पहले लेटर्स आते हैं, बट ये बड़ी बेसिक सी बात है, आप जानते हो कि लेटर्स से वर्ड बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं, और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ये अक्षर था MY, इससे पूरा शब्द बन गया, और इन शब्दों के जुड़ने से वाक्य बन गया। तो सिंपल सी बात है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंसेस होते हैं, और उसी के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सब कुछ इन्हीं के अंदर होता है। ये सिंपल से आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर कमिंग हेयर, मानव हैज रिसीव्ड द पार्सल, और थर्ड है यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो ये सिंपल से सेंटेंसेस हैं। अब मैंने कहा सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं यार? सेंटेंसेस 5 तरीके के होते हैं, वो आप खुद एक लॉजिकली बात है, ये तो एक याद करने की बात है, 5 तरीके के होते हैं। बट हम खुद समझे कि कोई जो सेंटेंस होते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर वाक्य होते हैं, वो किस तरीके के हो सकते हैं, जिसमें हम ना का भाव उत्पन्न करें, यानी कि जो ना का भाव दे, यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस हो वो हो सकते हैं, जो हाँ पर असर डाले वो हो सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की हम मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, सेंटेंस है इंग्लिश का, वेयर डू यू लिव सेंटेंस है, बस क्या है इसमें, क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल। और क्या हो सकते हैं, और भी हम पढ़ेंगे। देखो सेंटेंसेस हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे असर्टिव हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं। असर्टिव यानी कि जो असर डाले किसी की बात पर, हाँ की बात हो तो हाँ पर असर डाले, और ना की बात हो तो ना पर असर डालो। तुम वहां रहते हो, या मैंने कहा तुम दिल्ली जाते हो, मैं दिल्ली जाती हूँ, हाँ पर असर डाल रहे हैं, बस खत्म। मैं दिल्ली नहीं जाती हूँ, या फिर तुम दिल्ली नहीं जाते हो, यहाँ हम इस वाक्य में ना पर असर डाल रहे हैं ना, असर डाल रहे हैं। देखो असर्टिव सेंटेंस, असर डालना, असर हम 2 तरीके से डाल सकते हैं, या तो हाँ की बात पर असर डालते हैं, या ना की बात पर असर डालते हैं। और हम अब किसी से प्रश्न पूछें, प्रश्न भी कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके का हो सकता है, आपको एक एग्जांपल दूं, कमेंट सेक्शन पर लिखना, ठीक है। मैंने कहा क्या आपको कॉफी पीना पसंद है? मुझे कमेंट सेक्शन पर इसका उत्तर देना भैया बहन जो भी हो। क्या आपको कॉफी पीना पसंद है? हाँ पीना पसंद है। हाँ में जवाब दोगे या ना में जवाब दोगे? मान लो हम दोनों ने हमने मिलकर किसी और से पूछा कि भैया जी क्या आपको कॉफी पीना पसंद है, या तो भैया वो हाँ में जवाब देगा या वो ना में जवाब देगा। इससे ज्यादा तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकता, और वो कारण बताए, भाई वो हमने उससे पूछा नहीं, हमने ओनली इतना पूछा है कि क्या आपको कॉफी पीना पसंद है, तो या तो ये यस में जवाब देगा या वो नो में जवाब देगा। तो ऐसे पूछे गए सवाल को क्या आपको कॉफी पीना पसंद है, इस सवाल को हम यस या नो की श्रेणी में लेंगे, यानी कि सिंपल जो इंट्रोगेटिव है। और एक जो होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। मैंने आपसे कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ हाँ या ना में जवाब दोगे? नहीं दोगे, तुम अपना नाम बताओगे। वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है उसका कारण बताएगा। तुम कहाँ रहते हो, हाँ या ना में, जो अभी मैंने 3 जो सवाल पूछे हैं उसमें आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, उसमें रोने का कारण बताओगे, अपना नाम बताओगे, और कहाँ रहते हो तुम कहाँ रहते हो उस स्थान का नाम बताओगे। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है या हाँ या ना में जवाब देने के, तो ये होते हैं
जो मैंने अभी बोले जिसमें हम हाँ या ना में जवाब ना दे सके, वे WH वर्ड से शुरू होते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो इन्हें हम सिंपल सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इन्हें कहते हैं दोस्तों हम डबल इंट्रोगेटिव, जो हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, मैं यहाँ कुछ सेंटेंस बोलूँगी, वो आपको बता रहे कि वो सेंटेंस कैसा है। मैंने कहा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, और फिर मैंने कहा वाओ कितनी अच्छी पेंटिंग है, कितनी अच्छी सीनरी है, वाओ कितनी अच्छी सीनरी है। और एक मैंने कहा, तीसरा सेंटेंस मैंने कहा भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ये मैंने 3 सेंटेंसेस बोले हैं। इसके अंदर आप बताओ कि सेंटेंस कैसा है। फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला था कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो यहाँ मैंने आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है। सेंटेंस तो ये भी था, बट वो सेंटेंस कैसा था, वो सेंटेंस हमारा आदेश का था, ऑर्डर का था। मैंने कहा वाओ कितनी अच्छी सीनरी है, या ओह हम एक से चौंक जाते हैं, वाओ ये होता है, वाओ कितना अच्छा पपी है। हम करते हैं ना ऐसे, आप नहीं हो, कभी अपने आप को मानो आप नहीं हो, मैं कह रही हूँ। तो देखो ये सेंटेंस कैसा था, सडन फीलिंग, हमारी जो फीलिंग थी, हमने किसी चीज़ को देखा एकदम से, हमने अपनी हमारी जो फीलिंग्स थी अच्छी थी, हमने वाओ किया, ओहो किया, हैरान हुए, तो हमारी फीलिंग्स थी। इसी तरह सेंटेंसेस की बात करें कि हमारे सेंटेंस किस प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसको हम हाँ पर असर डालें, जिसको हम ना पर असर डालें, वो तो एक बात पर आ गए, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, सिंपल और नेगेटिव। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर पहला प्रकार होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। उसके अंदर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। हाँ पर असर डाले तो अफर्मेटिव, ना पर असर डाले तो नेगेटिव। ठीक है, हमारा थर्ड क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों जिस पर हम अपने आदेश दें, ऑर्डर दें, किसी प्रकार की रिक्वेस्ट करें, या मैं रिक्वेस्ट से कह रही हूँ प्लीज़ मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, रिक्वेस्ट में कह रही हूँ। और एडवाइस, किसी को जब हम सलाह देते हैं, हमेशा पढ़ा करो, सलाह है ये एक। तो मैं कई किताबों में इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव एक ही दे देते हैं। यहाँ कोई मेरा झगड़ा करने का मूड नहीं है, यहाँ हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम। देखो सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, अगर कोई पूछता है तो हमें सब कुछ बताना चाहिए जितने होते हैं। हमारे 5 होते हैं, बस इनमें अंतर क्या होता है, इसमें तो आदेश, किसी प्रकार की रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार की सलाह दी जाती है, इसके अंदर प्रे किया जाता है, विश की जाती है। तो आप 5 ही बताओ, सारे बताओ, सारी कंफ्यूजन उसको जो भी है उसको बताओ। ठीक है कि 5 होते हैं, कई बुक में हमें मतलब कि इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव को एक ही बता देते हैं, बट वो भी सही है और ये भी ठीक है, वह होती अलग है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जैसे हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस दें। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे हम कोई प्रेयर या विश, ठीक है, यानी कि मैंने अभी कहा था कि भगवान हम आपको हमेशा खुश रखे, तो मैं उनसे प्रे कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, विश, इच्छा हो हमारी कोई भी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हम अपनी सडन फीलिंग्स को शो करें, एकदम से जो अचानक फीलिंग हुई है। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपने एकदम से अपने फेवरेट हीरो हीरोइन या किसी को भी देख लिया, आप कितने खुश हो जाते हो, वाओ, ओह, वाओ तो नहीं कहते, खैर ओह आप देख लेते हो, कितने खुश हो जाते हो। ठीक है, आपने किसी अच्छी पेंटिंग को देख लिया, वाओ, आपने किसी गंदी चीज को देख लिया, छी छी, या आपकी फीलिंग्स है, आपने किसी अच्छे से कुत्ते को देख लिया, जब तो उसे कुत्ता ही नहीं कहेंगे यार, कुत्ते तो हम सिंपल कहते हैं, किसी अच्छी चीज को देख लेते हैं तो हम उसे पपी कहते हैं, मतलब कुत्ते के अंदर ही किसी अच्छी चीज को देख लेते हैं तो पपी, कितना प्यारा पपी है। तो यही बात है हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाती है। क्या पढ़ा, सेंटेंस अभी मैंने जो आपको बताया, मैंने वो बताया दोस्तों कि सेंटेंस हमारे किस तरीके के हो सकते हैं। एक जिसमें सवाल पूछा जाए, एक जिसमें असर डाले, एक जिसमें आदेश दे, सिंपल सी लॉजिकली बात है, बस समझना होगा आपको। एक जिसमें अपनी फीलिंग्स को शो करके, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, और एक जिसमें हम अपनी इच्छा को जाहिर करें। ठीक है, ये होते हैं हमारे सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार। अब आगे देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जो मैंने पहले लिया था। देखो अभी जो शुरुआत में मैंने लिया था ना कि आई वांट टू नो वेयर यू लिव, वो बात हम अब करेंगे कि देखो मैंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। तो अब लॉजिकली या सिंपल सी बात है, सबके दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में पहले यही आया था कि तुम कहाँ रहते हो, सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल का तो एक साइन होता है ना, इंटरोगेशन साइन, और वो होता है ये, तो सही लगाया है। बट अगर मैं कहूँ कि ये गलत है और ये सही है, तो एकदम से झटका सा लगा होगा। और क्या लगा होगा कि जब यहाँ सवाल पूछे तो सवाल का साइन क्यों नहीं,
देखो दोस्तों, जो WH वर्ड्स होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। उनका साइन क्या होता है? ये वाला। बड़े ताकतवर होते हैं ये, इसलिए जब ये पहले हैं जब भी आप इस साइन को लगा सकते हो। मुझे मान लो एक सवाल पूछना है कि तुम कहाँ रहते हो, मैं आपसे सीधा सीधा भी तो सवाल पूछ सकती हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, बट मैंने ऐसे क्यों पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। ये लगाना क्या मेरे लिए जरूरी था? पागल थी मैं जो मैंने ये लगाया, सीधा सीधा सवाल पूछ लेती, बट नहीं, डायरेक्टली मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछा, मैंने इनडायरेक्टली पूछा, अपने तरीके से कुछ एक्शन में पूछा। और यहाँ पर जो वेयर है एक WH वर्ड है, यू नो डैट, ये एक WH वर्ड है, ओके। और WH वर्ड बीच में आया है, और बीच में आए तो अब यहाँ साइन नहीं लगाएंगे दोस्तों, हम हमेशा यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। यानी कि अगर WH वर्ड बीच में आए तो हम साइन नहीं लगाएंगे, हम फुल स्टॉप लगाएंगे। और अगर मैं सिंपल तुमसे सवाल पूछती वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तब मैं यहाँ साइन लगा सकती थी। क्यों? क्योंकि पहला तो ये पहले आया है, मतलब शुरू में आया है WH वर्ड, और दूसरा मैंने तो डायरेक्टली सवाल पूछा है। यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ तो ऐसे ही पता चल रहा है तुम कहाँ रहते हो, ये मैं जान तो रही हूँ, तुम बताओगे तो मुझे पता ही चलेगा, मुझे जानकारी मिल रही है, तो ऐसे पूछना जरूरी था, इसलिए हम यहाँ साइन लगाएंगे। ठीक है, इससे आप इसे भी ठीक कर सकते हो। चलो तो करते हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू रिफ्यूज माई प्रपोजल। मैं नहीं समझ पाई कि तुमने मेरा जो प्रपोजल था वो रिफ्यूज क्यों कर दिया। क्यों भाई, सीधा सवाल पूछ लेती मुझे यही पूछना जरूरी था क्या कि मैं नहीं समझ पाई, सीधा ही सवाल पूछ लेती। और दूसरा, यहाँ पर जो WH वर्ड है बीच में आया है, अगर बीच में आया तो ये साइन क्यों लगा रहे हो, ऐसी गलती मत करो भैया जी। यहाँ पर क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, अब आप इसे ठीक कर दोगे। Could you tell me why did you refuse my proposal? सेम ही है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। बीच में why आया है तो हम इंट्रोगेशन साइन का यूज नहीं करेंगे, हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया ना आपने, तो इसे भी तो ठीक करो। समझ रहे हो मेरी बात? अभी समझोगे। अफर्मेटिव जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपने समझा होगा कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। सिंपल सी बात है, सबको पता है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका होता है वर्ब को आगे लिख दो, वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे। ये होता है सिंपल का, जिसे हम अफर्मेटिव भी कह देते हैं, और ये होता है हमारा इंट्रोगेशन का। यहाँ पर हमने सिंपल यानी कि फुल स्टॉप वाला साइन लगाया है, तो इसे भी तो सिंपल वाला बनाओ। अब यहाँ देखो, डिड क्या है? वर्ब है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये तो इंट्रोगेशन का मतलब इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है। और साइन हमने इंट्रोगेटिव का नहीं लगा रखा, फुल स्टॉप का लगा रखा है, और फुल स्टॉप का साइन हमारा ठीक है। तो क्या लॉजिक निकलता है? लॉजिक दोस्तों ये निकलता है कि इसे तो ठीक करो, अगर आपने साइन ये लगाया है तो हमें इसे भी सही करना पड़ेगा। इसे सही कैसे करेंगे यार? कर दो भाई था, यू को पहले लिख दो, और फिर यू डिड रिफ्यूज नहीं आता सिंपल सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करते, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो व्हाई रिफ्यूज्ड माय प्रपोजल, ओके। और जो ये वाई है इसको तुम छोटे अक्षरों में लिख दो, मतलब कि अब ये हमारे लिए कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे आप इन्हें भी ठीक कर लेना। ठीक है, देखो हम एरर पूछे जाते हैं, आप इसे तो ठीक कर दोगे, बट फिर यहाँ भी आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव किया है और साइन आपने फुल स्टॉप का लगा रखा है। फुल स्टॉप का साइन आपका ठीक है, फिर आपको इसको भी तो एक सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो हमने इसको भी सिंपल सेंटेंस बना दिया। अब आगे देखो दोस्तों, देखो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ओके। मैंने यहाँ पर दासन को कहा कि ये हमारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, आपको भी ये बात पता है। और गिव्स लाइट हमारा प्रेडिकेट है। ये आपको बड़ा हवा लग रहा होगा, क्या शब्द आ गया, अभी बता देती हूँ दोस्तों। किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हमारा वाक्य बचा है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, मान लो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसके अंदर आपने सब्जेक्ट ढूंढ दिया ना, और उसके बाद जो भी कुछ बचेगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। ठीक है, द सन गिव्स लाइट, यहाँ पर गिव एक वर्ब है, सही बात है वर्ब है, बट मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट तो जो हमारा होता है और वो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है अभी आगे, और जितना भी बचा वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, डॉग्स बार, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स हमारा क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया, ओके। बार्क हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। एक शब्द भी हमारा
प्रीडिकेट हो सकता है, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है, हमारा एक भी प्रीडिकेट हो सकता है और ये हमारी वर्ब भी है, यू नो डैट। ओके, आगे देखो, ही इज़ अ गुड बॉय, ही हमारा सब्जेक्ट है। ओके, ये जितना भी बचा हमारा क्या है, प्रीडिकेट है। ओके, समझ में आ गया, जिसे हम उद्देश्य विधेय कहते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा उद्देश्य विधेय, ये वही बात है। ओके, अब देखो एक सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट। एक सेंटेंस का पैटर्न सिंपल सा पैटर्न होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। और ये सिंपल सी बात है, वर्ब हमारी दो तरह की होती है, ये सब आप जानते हो, बिल्कुल बेसिक बातें हैं जिन्हें हम अब पढ़ रहे हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है, मेन वर्ब हमेशा बाद में आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और सेंटेंसेस देख लेते हैं दोस्तों। अब आगे देखो, यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई। इन्हें समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेनली जो हमारी वर्ब होती है वे दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। और सेकंड होती है हमारी मेन वर्ब, वैसे तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ये भी होते हैं, बट मेनली जो सेंटेंस में आती है ये तो आती ही है मेन वर्ब। मतलब मैंने एक आपको बात बताई थी शुरू में ही कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ द इंग्लिश, यानी कि जो वर्ब होते हैं, जो हमारी क्रिया होती है, इंग्लिश का दिल है। अगर मान लो मनुष्य का दिल 1 मिनट नहीं धड़केगा तो क्या हो जाएगा, लौट जाएगा और भगवान के पास पहुंच जाएगा। मतलब दिल हमारे शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में, इंसान के शरीर में दिल एक सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है ना, जो पूरे सेकंड धड़कता रहता है। अगर वो 1 मिनट भी नहीं धड़केगा तो व्यक्ति मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी तरह इंग्लिश के लिए वर्ब भी ऐसी है, अगर वर्ब नहीं होगी ना तो इंग्लिश हिल जाएगी। हर सेंटेंस में बेशक वीडियो को मतलब रिवर्स या बैक कर करके देखते रहना, पीछे करके देखते रहना, आपको हर सेंटेंस में वर्ब मिलेंगी और होती ही है। हर इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब ना आए तो वो सेंटेंस आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन पर लिख दो। अब वो अलग बात है, आप ओनली बर्ड्स लिख के रह जाओ, ओनली बर्ड्स लिख दो, कह दो देखो दीदी ये रहा इसमें, ये तो फिर सेंटेंस ही का है, तो एक शब्द है, कोई सेंटेंस बताओ। और वो बात अलग है, कभी ये लिखो बर्ड्स द बेल, पहली बात है कोई सेंटेंस नहीं, दूसरा इसमें वर्ब भी नहीं मिलेगी मुझे, तो सेंटेंस ही नहीं है। अगर सेंटेंस ही नहीं है तो वर्ब कहाँ से मिलेगी? इंग्लिश के सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में वर्ब जरूरी होती है। हर सेंटेंस में देख लेना, इंग्लिश ग्रामर की बुक होंगी, किताबें होंगी, वो होती है ना इंग्लिश की बुक, उसमें देख लेना, हर सेंटेंस में वर्ब पाएंगी, होती ही है जरूरी, क्योंकि ये इनके बारे में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, देखो बर्ड्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये आप बात आप जानते हो। अब बात आती है फ्लाई हमारी कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? मेन वर्ब यानी कि एक्शन, जिसमें मैं एक्शन कर रहे हो। पक्षी उड़ते हैं, एक्शन हो रहा है उनका, वो उड़ रहे हैं, उनका एक्टिंग है, एक्शन कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होती है अवस्था जो बताती है। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, वैसे हूँ नहीं, मान लो, मेरी मत मानो, मैंने और किसी की कहा वह एक टीचर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो क्या घोड़े दौड़ा रहा है या कोई एक्शन कर रहा है, बस सिंपल सी बात है, वह एक टीचर है, तुम एक स्टूडेंट हो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वह एक अध्यापिका है, सिंपल सी बस है तो है, उसमें हम क्या करें, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर पढ़ाने का एक्शन चल रहा है, और मैंने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ पर कोई काम हो रहा है नहीं, बस मैं अपनी अवस्था बता रही हूँ। तो जहाँ पर स्टेट यानी कोई अपनी अवस्था बताए वो हेल्पिंग वर्ब, और जो कहीं एक्शन हो रहा हो मेन वर्ब, यानी कि एक्शन कोई क्रिया हो रही हो, कोई काम हो रहा हो, चलने का, दौड़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, उन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर उड़ना एक काम ही है, यहाँ पर कोई अवस्था नहीं बता रहे। ठीक है, ठीक है, आगे देखो द बेल हैज रिंग, यहाँ पर द बेल है सब्जेक्ट, ओके, और यहाँ पर बजना एक क्या है, मेन वर्ब है। और वर्ब तो मतलब कॉमनली सी बात है, आप पढ़ते हो स्कूलों के अंदर, याद करवाई जाती है कितनी वर्ब याद कर लेना, इतनी वर्ब याद कर लेना, तो सिंपल सी बात है। हैज़ हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इन दोनों से मिलकर क्या बना है, ये क्या है, वर्ब है, और ये सारा हमारा क्या है, प्रीडिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो बचा वो हमारा प्रीडिकेट होता है। तो आपने क्या देखा, प्रीडिकेट के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, मेन वर्ब भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। यस, अब यहाँ देखो, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैंने कहा था आई एम अ टीचर, वो एक और सेंटेंस में लिख लेती हूँ जो मैंने स्टार्ट में लिखे थे।
आई एम अ टीचर, ये सेंटेंस है एक हमारा, ओके। और सेकंड क्या था हमारा, आई मेट अ टीचर। मैंने क्या कहा था दोस्तों, इसके अंदर ये जो हमारा ए टीचर है ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बट यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ये कारण जो क्यों है ना, उसे पूछा करो सवाल। ये इसलिए है, देखो यहाँ पर मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पर आई एम ए टीचर, क्या मैं ही टीचर हूँ? यहाँ पर देखो जो सब्जेक्ट है और जो टीचर है वो बराबर है। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, क्या मैं ही टीचर हूँ? क्या टीचर मैं ही हूँ? तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम ही स्टूडेंट हो? यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, क्या यू ही स्टूडेंट है? क्या स्टूडेंट ही यू है? बेसिक सी बात है, दिमाग लगाना है, वही है। यहाँ पर आई टीचर के बराबर है, आई किसके बराबर है? टीचर के बराबर है, तो ये हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। बट यहाँ पर आई मेट अ टीचर, मैं टीचर से मिली हूँ, क्या मैं ही टीचर हूँ? भाई कोई टीचर था दिल्ली मुंबई खड़ा था, मैं गई उसके पास, मैं टीचर से मिली, क्या मैं ही टीचर थी? नहीं, यहाँ पर आई और टीचर, अब इस सेंटेंस में आई टीचर के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब दोनों बराबर हो तब हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, पूरा कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरा यानी कि पूरा कर देता है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। अब आप इन्हें देख लोगे, देखो आई एम अ टीचर, इसमें ए टीचर क्या है? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ओके। मिस्टर मोहित हैज बोट अ हाउस, मिस्टर मोहित ने या मोहित ने एक घर खरीदा, क्या मोहित ही घर है? नहीं भाई, उसने घर खरीदा है, मोहित घर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा हाउस है क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओके। आगे देखते हैं, दिस इज अ हाउस, यह एक घर है, क्या यह ही घर है? क्या घर यह ही है? यहाँ दिस हाउस के बराबर है, यहाँ पर बच्चों एक कॉमन सी बात है, ठीक है, दिस ही हाउस है, यह एक घर है, तो यह ही तो घर है, ओके। तो यहाँ पर जो ए हाउस है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखो, ही ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला, उसने दरवाजा खोला, क्या वह ही दरवाजा है? मैंने कहा कि सुनील ने दरवाजा खोला, क्या सुनील ही दरवाजा है या दरवाजा सुनील है? नहीं बच्चों, नहीं भाइयों बहनों, यहाँ पर सुनील दरवाजा नहीं है, सुनील ने दरवाजा खोला है, तो यहाँ पर ऐसे ही ओपन डोर, उसने वह दरवाजे के बराबर नहीं है, उसे दरवाजा खोला है, तो यहाँ पर जो द डोर है ये ऑब्जेक्ट हो। और शायद ये बात किसी को ना पता हो, शायद किसी को पता भी हो, जिसे पता थी अपना जारी रखो ना, और जिसे नहीं पता थी उसने सीख ली। अब वैसे तो यहाँ देखें मिस्टर मोहित हमारा सब्जेक्ट है, और जितना भी बच्चा, ये हमारा क्या है? प्रीडिकेट है, अभी पढ़ा था, ठीक है, प्रीडिकेट, ओके। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी है मेन वर्ब। अब ये प्रीडिकेट के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। प्रीडिकेट के अंदर सब्जेक्ट के अलावा सब कुछ आ सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी सेंटेंस बचाओ प्रीडिकेट है, और प्रीडिकेट के अंदर कुछ भी आ सकता है प्रीडिकेट के अंदर, ठीक है। और अब आगे देखते हैं, दोस्तों यहाँ देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? आई गेव हर माई बुक। यहाँ पर कुछ और सेंटेंस है, देखो अभी मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखा था कि मोहित ने घर खरीदा। मैंने कहा कि यहाँ पर ए हाउस, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था कि ए हाउस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मोहित घर के बराबर नहीं है, क्योंकि मोहित घर नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मोहित ने क्या खरीदा? घर खरीदा, और अभी पढ़ा कि घर ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें हम क्या का सवाल पूछा जाए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मैं टीचर से मिली, क्या कहा था? मैं टीचर से मिली, तो मैं किससे मिली? दोस्तों कुछ आगे के भी सेंटेंस है, उन्हें और देख लो। देखो फर्स्ट क्या है? आई गेव हर माई बुक। इसमें क्या है कि मैंने उसे मेरी बुक दी, अपनी बुक दी, तो यहाँ पर बुक ऑब्जेक्ट है, माई बुक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर माई बुक ऑब्जेक्ट है, ये इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे हम, ओके। मैंने उसे मेरी बुक दी, मैंने उसे क्या दिया? क्या का सवाल आया ना? वट, देखो वट का सवाल आया, तो यहाँ पर ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जब होम का सवाल आए ना, जब होम का, यानी कि मैंने उसे क्या दी? अपनी बुक दी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने अपनी बुक किसे दी? उसे दी, तो ये हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
जिसमें हम होम से सवाल पूछे या किसी भी होम का सवाल पूछे, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पता चला। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जिसमें व्हाट का सवाल निकले, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें होम का सवाल निकले। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, शी गेव मी अ ड्रेस, उसने मुझे एक ड्रेस दी। उसने मुझे क्या दी? व्हाट का सवाल आया, व्हाट का सवाल है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और एक ड्रेस दी है, ओनली ड्रेस नहीं दी, एक ड्रेस दी है। ओनली मैंने उसे बुक नहीं दी थी, मेरी बुक दी थी। बुक तो मैं किसी की पकड़ाती, बट मैंने अपनी बुक दी थी ना। तो यहाँ पर पूरा ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और ये हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आई इतनी बात? अब मैंने अपनी बुक को दे दिया, बट किसे दिया है? ओ सॉरी, उसने मुझे तो उसने ड्रेस तो दे दी, बट किसे दिया? मुझे दी है ना। तो मी क्या है यहाँ पर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमारा पूरा क्या है? सब्जेक्ट को छोड़कर प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट के अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, ही हैज फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट। अब हम यहाँ सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ये सारा क्या है? ये सारा है हमारा प्रीडिकेट। लिख देती हूँ PRE, प्रीडिकेट। ओके, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, ये हमारी प्रीपोजिशन, ठीक है। ओके, और ये हिज अटेम्प्ट हमारा आगे का हो गया। अब यहाँ पर देखो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो हिज अटेम्प्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसे हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है उसे हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर ही हैज फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, तो देखो इन क्या है? हमारा एक प्रेपोजिशन है। इन हमारी प्रेपोजिशन, तो इनके बाद जो भी होगा वो हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। यही बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये जो है ये हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके आगे प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और हमने भी पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो देखो, इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। मान लो आपने कि कोई भी सब्जी बना ली, छोले की सब्जी बना ली, तो उसके अंदर आप क्या क्या डालते हो? सामग्रियां जो डालती है, ज़्यादातर हमें को पता होगा, पानी डालते हैं, नमक, मिर्च, छोले डालते हैं, और भी कई चीज़ें डालते हैं, तो उनसे हमारी छोले की सब्जी बनकर तैयार होती है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई सेंटेंस है, मान लो मैंने कुछ भी एक सेंटेंस लिख दिया, उसके अंदर जो वे शब्द है वे है क्या? तो वे पहचानने के लिए हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हें हम पढ़ते हैं। और हमारे ये 8 होते हैं। एक है हमारा वर्ब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। मैं अभी 2 मिनट में तो नहीं, कुछ ही देर में इन्हें 2 मिनट में कुछ ही देर में कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, दुनिया में किसी का भी नाम, किसी वस्तु का नाम। मैंने कहा टेबल नाउन है, मेरा नाम कनिष्का, तुम्हारा नाम जो भी है वो नाउन है। किसी का भी नाम, पेन भी नाउन है, वस्तु का नाम हो गया पेन, वस्तु का नाम है बोर्ड, नाउन है, तो किसी का भी नाम नाउन होता है। मैंने कहा कि रवि खेलता है, तो रवि क्या है? नाउन है, किसी का नाम है। और मैंने कहा वह खेलता है, रवि क्या है? नाउन है। नाउन के स्थान पर मैंने वह शब्द का यूज कर दिया। तो नाउन के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज करें उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मैंने कहा कि रवि खेलता है, तो यहाँ पर रवि किसी व्यक्ति का नाम है, और कोई भी नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं, नाम से भी हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो जो रवि है वो एक नाउन है। नाउन के स्थान पर मैंने एक शब्द का यूज कर दिया कि वह खेलता है, तो नाउन के स्थान पर किए गए यूज जो हम उपयोग करते हैं शब्द, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। मैंने रवि के स्थान पर कह दिया वह खेलता है, ठीक है। मैंने कहा कि सीता ने गीता को बुक दी, मैंने कहा कि उसने उसको बुक दी, तो उसने उसको तो आपको पता है, उसने यानी कि सीता, उसको यानी कि गीता, बट मैंने सीता गीता एक नाउन था, नाउन के स्थान पर शब्दों का यूज कर दिया, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगी, रवि खेलता है, रवि अच्छा खेलता है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जो रवि क्या था? नाउन था। नाउन की विशेषता बताई कि वो खेलता तो है, पर वो कैसा खेलता है? वो अच्छा खेलता है, तो नाउन की विशेषता है। मैंने रवि के ना जो स्थान था उस पर यूज कर दिया वह खेलता है, वह अच्छा खेलता है, तो अच्छा भी उसकी विशेषता हो गई। तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, ठीक है, तो तुम्हारी विशेषता है कि तुम क्या हो? बुद्धिमान हो।
एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताए। मैंने कहा कि सुमित दौड़ता है, मैंने कहा सुमित तेजी से दौड़ता है। दौड़ते सब है, पर उसका दौड़ना कैसा है? दौड़ना एक वर्ब है, पर उसकी वर्ब कैसी है? वो तेजी से दौड़ता है। तो वो क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताए एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, जो नाउन के स्थान पर आए प्रोनाउन और किसी का भी नाम नाउन। ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए। क्या आए? जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए, और जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे सेंटेंस जो मतलब एक सेंटेंस के अंदर जो भी कुछ है उसका रिलेशन बताए। सिंपल भाषा में पढ़े कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर और जो बाद में आता है ना उसका रिलेशन बताते हैं। मैंने कहा कि मैं घर में हूँ, या मैंने कहा मैं घर के अंदर हूँ, या मैं घर में हूँ, तो मेरा और घर का क्या हो गया? रिलेशन हो गया ना। आई लिव इन हाउस, मैंने कहा मैं घर में रहती हूँ, आई लिव इन द हाउस। ठीक है, तो मेरा और घर का रिलेशन किसने बताया है? मैंने, इनने। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया दोस्तों? आई लिव इन द हाउस, मैं घर में रहती हूँ। ठीक है, तो आई का हाउस से रिलेशन है कि वो घर में रहती है। इस रिलेशन को इनने बताया। किसने बताया? इनने बताया। द हाउस एक नाउन है। ठीक है, वस्तु का नाम हो गया, नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो रिलेशन बताए और जो नाउन से पहले आए उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। वैसे मैं प्रीपोजिशन की वीडियो बना चुकी हूँ, उसे उठाकर आप देख लेना। कंजंक्शन क्या होते हैं? बस जोड़ने का काम करते हैं, किसे? वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। मैंने कहा मेरा नाम कनिष्का है और उसका नाम गीतिका है। मेरा नाम कनिष्का है और उसका नाम गीतिका है। मेरा नाम कनिष्का है, वाक्य अलग पड़ा था। उसका नाम गीतिका है, वाक्य अलग पड़ा था। उन दोनों को जोड़ा किसने? और ने, कि मेरा नाम कनिष्का है और उसका नाम गीतिका है। मैं फुटबॉल खेलती हूँ, साथ ही साथ मैं बैडमिंटन भी खेलती हूँ। मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ और बैडमिंटन भी खेलती हूँ। मैं फुटबॉल खेलती हूँ अलग था, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ अलग था, पर इनको जोड़ा किसने? और ने भी, और साथ ही साथ भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलती हूँ और बैडमिंटन खेलती हूँ, या मैं कह सकती हूँ मैं फुटबॉल खेलती हूँ साथ ही साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। ठीक है, आगे क्या है? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये जो अपनी फीलिंग्स को दर्शाते हैं, जैसे कि थोड़े से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, थोड़े से वैसे ही होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को दर्शाते, जैसे कि वाओ, छी छी, जैसे हम अपनी फीलिंग्स दर्शाते हैं वो इंटरजेक्शन में आते हैं। वर्ब जो इंग्लिश ग्रामर का क्या है? दिल है। अब मैंने बताया था वर्ब बिना कुछ भी नहीं है। वर्ब हर सेंटेंस में आती है। किसी काम को करना, क्रिया यानी कि करना। वह दौड़ता है तो वो क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है, इसमें क्रिया होती है। ठीक है, और दो है, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब यानी कि हम एक्शन कर रहे हो, और हेल्पिंग यानी कि अवस्था बता रहे हो। तो ये हर जगह यूज होती है, और किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब सीख लिए। अब थोड़ा सा आगे सीख लेते हैं। वर्ब इंग्लिश का दिल है, इसलिए जो वर्ब है ना इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब क्या क्या कहती है, मतलब क्या परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब होता है उसका? किसी भी एक्शन को दर्शाती है, कार्य को करना, ये अवस्था को बताती है। मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पर क्या है? मैं एक अध्यापिका, मैं एक टीचर है, मेरी स्टेट है, अवस्था बता रहे हैं। और एम क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो एक वर्ब ही वर्ब का हिस्सा है। कोई करना काम, मैं चल रही हूँ तो चलना काम हो गया। कुछ भी घटना, मैंने कहा सूर्य चमकता है, वर्षा हो रही है, तो हो रहा है, बस घटित हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारी क्या बताती है? वर्ब बताती है। अब मैंने एक वर्ब लिखी है, गो जाना, वेंट, गोन, गोइंग, गोन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन चीजों को समझ लोगे ना आप, टेंसेस आ जाएंगे आपको पूरे। कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका यूज हम हमेशा प्रेजेंट में करते हैं, वर्तमान में। सेकंड का यूज हम पास्ट में करते हैं, सेंटेंस अगर पास्ट का हो तो हम वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओनली वेंट नहीं, कई सारी वर्ब होती है उसकी जो सेकंड फॉर्म है पास्ट में यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट का यूज करो। ठीक है, फोर्थ फॉर्म है तो कंटिन्यूस का यूज करो। अब देखो फोर्थ फॉर्म बनी कैसे है? ये गो क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो थी, गो के साथ आईएनजी जोड़ दिया तो क्या बन गया? गोइंग कंटिन्यूस बन गया। तो हमेशा यही होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करने पर। ठीक है, अब जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है
उसका भी यूज प्रेजेंट में होगा, बट अगर पर्सन सिंगुलर है तब हम इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे, सेकंड का पास्ट में करेंगे, थर्ड का परफेक्ट में करेंगे, फोर्थ का कंटिन्यूस में करेंगे और फिफ्थ का प्रेजेंट में करेंगे, बट वो पर्सन होना चाहिए सिंगुलर। ओके, एक शब्द होता है बी की फॉर्म्स होती है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अब आप अभी इसको सीख लोगे तो आगे जाकर अगर आपको सेंटेंस मिलेंगे तो आप पजल नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे कि बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर्ड, बीन, बीइंग, ये हमारी बी की फॉर्म्स होती है। ठीक है, ये तो होती है इज, एम, आर, ये होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, वाज, वर्ड सेकंड, थर्ड होती है बीन, ये होती है हमारी फोर्थ, और फिफ्थ होती है हमारी इज तथा एम। फर्स्ट फॉर्म किसको दर्शाएगी? प्रेजेंट को, सेकंड पास्ट को, यानी कि इनका यूज हम पास्ट में करते हैं, इनका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, बीइंग का यूज हम परफेक्ट में करते हैं, बीइंग का कंटिन्यूस में करते हैं, और इज और एम का यूज प्रेजेंट में करते हैं। देखो इज, एम, आर, इसका मैंने कहा वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, तो हमने वह एक की बात करी तो मैंने इसका लगा दिया। मैं कनिष्का हूँ, आई एम कनिष्का, तो मैंने आई के साथ एम का यूज किया क्योंकि एक की बात कर रहे हैं। पर मैंने कहा कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम में तो बहुत सारे आ गए ना, और मैं यहाँ बात करूँ कि प्रेजेंट का होगा ये, बट इनमें से कोई सिंगुलर होगा, जिसका सिंगुलर क्या है? इज, एम, क्योंकि आर का यूज हम बहुवचन के साथ करते हैं और ये हमारा पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हम इज और एम का यूज करेंगे। ठीक है, ये था हमारा थोड़ा सा वर्ब का कंसेप्ट, और थोड़ी सी एक हमारी लास्ट कंसेप्ट बचता है, उसे और सीख लेते हैं। दोस्तों, एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या क्या हो सकता है, ये कभी सोचा है? अब सोच लो तो, सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। अब नाउन हो सकता है तो प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि नाउन के स्थान पर ही कोई प्रोनाउन कोई अलग नहीं है, जो नाउन के स्थान पर यूज हो वही प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन की फैमिली भी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो सकती है। नाउन फ्रेज, नाउन क्लोजेज, ये बड़े हवा से शब्द लग रहे होंगे, ना ध्यान दोगे तब भी कुछ भी नहीं है, आगे जाकर कभी भी पढ़ लेंगे, अभी इतना ये जरूरी नहीं है। मैं क्या बता रही हूँ कि कोई सब्जेक्ट हमारा नाउन क्लोज बन सकता है, नाउन फ्रेज बन सकता है। क्लोजेज होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं जो पूरा मीनिंगफुल सेंस देते हैं। फ्रेजेस जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देते। और नाउन फैमिली भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट है रवि इज अ गुड बॉय, किसी का नाम, रवि एक अच्छा लड़का है, रवि क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, और किसी का नाम हमारा नाउन कहलाता है, और एक नाउन हमारे एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, सेकंड क्या है, ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पर देखो वह एक अच्छा लड़का है, उसका नाम तो होगा ना कुछ, मैं कह रही हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है, उसका कुछ नाम तो होगा, उस नाम के स्थान पर मैंने वह शब्द का यूज कर दिया, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, आगे है ए बुक इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर आप कहोगे कि बुक है, बट नहीं, ये हमारा ए बुक पूरा, देखो ध्यान लगाना, आप कहोगे कि ए हमारा आर्टिकल है, सही बात है, और कहोगे बुक हमारा नाउन है, सही बात है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तो हमारा ये पूरा आ बुक ही हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट है। ठीक है, बट ये हमारा नाउन नहीं है, आ बुक हमारी नाउन फैमिली है, ये हमारे सब्जेक्ट तो है, हमें पता है ये सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो ये ए बुक हमारी नाउन फैमिली है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, नाउन फैमिली क्या क्या हो सकती है। आर्टिकल प्लस नाउन भी हमारी नाउन फैमिली के अंदर आती है। ठीक है, आगे देखो, अ पीसफुल लेक रिफ्लेक्टेड द माउंटेन। अब यहाँ पर क्या है, अ पीसफुल लेक, मतलब कि यहाँ पर एक क्या है, एक आर्टिकल है, पीसफुल हमारा एक एडजेक्टिव, क्योंकि लेक की विशेषता बता रहा है, लेक हमारा एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अब ये हमारा सारा सब्जेक्ट है। आप कहोगे कि लेक सब्जेक्ट है, बट नहीं, हमारा आप पीसफुल लेक पूरा ही सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो रिफ्लेक्टेड वर्ब है ये एक, और सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वर्ब से पहले का जो सब्जेक्ट है, तो वर्ब के जो आगे का है सारा ही सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के आगे का सब्जेक्ट,
वर्ब क्या है, ये रही, इसके आगे का ये सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है क्या, हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, तो ये कौन सा है, ये हमारा नाउन फैमिली है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है। ठीक है, अब आगे देखो, अ हाईली स्किल्ड सर्जन परफॉर्म्ड वेल, यहाँ पर परफॉर्म्ड वर्ब है, वर्ब है तो इस तरह से पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए। सही बात है, ये हमारा सब्जेक्ट तो है ही, आप होगी ये सब्जेक्ट है, बट नहीं, हमारा पूरा सब्जेक्ट है। आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और फिर नाउन, यानी कि मैं क्या कहना चाह रही दोस्तों, नाउन फैमिली के अंदर आर्टिकल प्लस नाउन भी हो सकता है। नाउन फैमिली हम किसे कहते हैं, देखो नाउन फैमिली यानी कि जिसके अंदर आर्टिकल प्लस में नाउन हो, ओके, जिसके अंदर आर्टिकल्स प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन हो, ओके, जिसके अंदर ओनली नाउन भी हो, ओनली नाउन भी आ सकता है, ओके, और जिसके अंदर आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस पहले एडवर्ब आएगा, पहले क्या आएगा दोस्तों, एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर हमारा नाउन आएगा। तो ये होता है हमारा नाउन फैमिली, हमारी इस तरीके की हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिक जो बातें थी इंग्लिश की वो सीख ली है। आगे अगर जाकर आप किसी और की भी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, आप आर्टिकल सीख रहे हो, अलग से नाउन सीख रहे हो, कंजंक्शन सीख रहे हो, इंटरजेक्शन सीख रहे हो, ये चीज़ सीख रहे हो, तो इसमें बी की फॉर्म से छोटी मोटी बात होती है, हमने आज सीख ली इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी और आपके लिए ज़रूरी तो और किसी के लिए भी ज़रूरी होगी। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके इस वीडियो को हर घर में शेयर करना, ताकि वो इंग्लिश ग्रामर की बेसिक बातें को सीख सके। और भी आगे मैं स्पोकन इंग्लिश की ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँगी, ऐसे छोटी तो नहीं थी, खैर ये बड़ी चली गई, कोई नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हर घर इस वीडियो को शेयर करना, तथा आगे की जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो।